नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक, जो कि इंडियन पॉलिटी के लिए, भारत की राज्य व्यवस्था के लिए पढ़ी जाती है। तो ये हमारी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज चल रही है और इसमें हमने पिछला लेसन कंप्लीट किया, लेसन नंबर 14, जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशंस यानी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। उसमें हमने केंद्र और राज्य के बीच रिलेशंस की चर्चा की। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध, तीन संबंधों की हमने डिटेल वाइज चर्चा की थी। जितने भी व्यूअर्स ने वो वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से आप उस लेसन्स की वीडियो देख लीजिएगा। अलग से केंद्र राज्य संबंध के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेसन, जो कि हमारा लेसन नंबर 15 होगा, जो कि अंतर्राज्य संबंध से संबंधित होगा, यानी इंटर स्टेट रिलेशन। यानी पिछले लेसन में हमने किसकी भी चर्चा की? हमने की केंद्र और राज्यों के बीच रिलेशंस की चर्चा की। आज चर्चा करेंगे राज्य और राज्यों, यानी स्टेट यानी डिफरेंट जो स्टेट होते हैं हमारे इंडिया में, जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट्स के अंदर क्या क्या रिलेशंस होते हैं उसकी चर्चा करेंगे। पिछले लेसन्स में चर्चा की थी केंद्र यानी केंद्र की सरकार और राज्यों के बीच में। आज चर्चा करेंगे केवल राज्यों के बीच में संबंधों की। ठीक है? विवाद जो भी उत्पन्न होते हैं राज्यों में, चाहे जल को लेकर के विवाद हो या किसी भी मामला कोई उठता है, तो उनको कैसे निपटाया जाता है। साथ ही आज क्षेत्रीय परिषदों की चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर परिषद, जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो जितने भी स्टेट हैं उनके लिए, 7 सिस्टर जो स्टेट हम कहते हैं, उनके लिए अलग से काउंसिल हमने बना रखी है, उसकी भी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है? वीडियो मित्रों आज की पसंद आए तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। तो साथियों, चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं और देखो क्या कहता है। अंतर्राज्य संबंध हमारा लेसन है इंटर स्टेट रिलेशन, यानी स्टेट यानी राज्यों के बीच, इंटर यानी दो या दो से अधिक राज्यों यानी अलग अलग राज्यों के बीच आज संबंधों की हम चर्चा करेंगे। तो क्या कहता है सुनेगा। कहता है कि संविधान ने अंतर्राज्य सौहार्द के संबंध में निम्न प्रावधान किए हैं। यानी ये कह रहा है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या कहा है, अंतर्राज्य यानी विभिन्न राज्य जितने भी हैं उनके बीच कैसे सौहार्दपूर्ण संबंध यानी कैसे एक अच्छे संबंध बनाए रखे जाएंगे। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस यानी उपबंध यानी प्रावधान किए हैं। कौन कौन से? कहता है कि अंतर्राज्य जल विवादों का न्याय निर्णय, जो कि आर्टिकल 262 में हम इसकी चर्चा करेंगे अभी। साथ ही कहता है कि अंतर्राज्य परिषद द्वारा समन्वयता, यानी आर्टिकल 263 में अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल की चर्चा करेंगे। तीसरा कहा जाता है कि सार्वजनिक कानूनों, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता, यानी जितने भी कानून होंगे, जितने भी दस्तावेज या जितनी भी न्यायिक प्रक्रियाएं, जितने भी हम जुडिशरी संबंधी जितनी भी प्रोसेस हम लेके आएंगे तो उनको मान्यता प्रदान करने की जो बात है वो। और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी वस्तु का, किसी भी गुड्स का अगर व्यापार होता है, किसी भी वस्तु का बिजनेस होता है, या कोई भी हम व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, हम घूमते हैं, तो उनके लिए जो स्वतंत्रता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हमारे भारत के संविधान में प्रावधान किए गए हैं, उसी की हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, सिंपल सा आप ये समझना, अंतर्राज्य संबंधों में हम चर्चा करते हैं राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई मामला उठता है या व्यापार करना है या हमें घूमना है, तो उस पर हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, कौन कौन से हमारे उस पर कोई भी अगर मामला बनता है तो क्या उसमें हम चीज़ें शामिल करते हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों, पहले हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं जो हमने अभी चर्चा की थी 4 चीज़ों की, जिसमें अंतर्राज्य जल विवाद, अंतर्राज्य जल विवाद के बाद अंतर्राज्य जो परिषद है उसकी हमने अभी बात बताई। साथ ही हमने इसकी और इसकी चर्चा की। तो इन चारों में से पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? इसकी, अंतर्राज्य जल विवादों के न्याय निर्णय की। यानी सीधा सा ये समझना, एक राज्य से दूसरे राज्य में पानी जा रहा है या किसी प्रकार का मामले से पानी से कोई संबंधित विवाद उठता है, उसको कैसे हम सुलझाएंगे, कैसे उसको जो है मित्रों उस मामले को हम निपटाएंगे, तो उसकी इसमें चर्चा की जाती है आर्टिकल 262 में। और आर्टिकल 262 देखो क्या कहता है, अंतर्राज्यीय जल विवाद, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में पानी से संबंधित कोई भी मामला, कोई भी विवाद उठता है, तो उसमें क्या कहा जाता है। कहते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है
और इसमें हमने दो प्रोविजंस किए हुए हैं। क्या? आर्टिकल 262 में क्या बताता है? हमें ये बताता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अगर पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, नदियों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का कोई मामला पानी से संबंधित बनता है, तो उसको हम कैसे निपटाएंगे, उस मामले को कैसे हम सुलझाएंगे, तो उसके बारे में हमने प्रावधान किया है। कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल 262 में। ठीक है। क्या बात कही जाती है इसमें? दो प्रावधान इसमें किए गए हैं। पहला तो ये कहता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो क्या करेगी, वो कानून बनाएगी, और कानून बना करके वो अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के प्रयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। सीधी सी बात, सिंपल सी बात, कोई भी मामला उठेगा पानी से संबंधित, चाहे मान लीजिए एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई नदी बह रही है, ठीक है, और उस नदी का कितना भाग किस राज्य को मिले, कितना भाग किस राज्य को मिले, अगर इससे संबंधित कोई भी मामला उठता है या पानी का प्रयोग हो रहा है, उसके बंटवारा हमें करना है या नियंत्रण, तो जो भी विवाद जो उत्पन्न होगा उस विवाद को सुलझाने के लिए हमने किसको शक्ति दी है? हमने दी है संसद को। ठीक है। यानी संसद इस मामले को सुलझाएगी। और दूसरा बात ये कही जाती है कि संसद यह भी व्यवस्था इसमें कर सकती है कि ऐसे किसी विवाद में न तो सुप्रीम कोर्ट और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार का प्रयोग करे। यानी सिंपल सी बात, हमने आर्टिकल 262 के माध्यम से ये कह दी कि पानी से संबंधित मामला अगर राज्यों के बीच विवाद उठता है पानी से संबंधित, तो उस मामले को सुलझाने की शक्ति हमने किसकी दी है? किसको दी है? संसद को। केवल संसद उस मामले को सुलझा सकती है। ठीक है। और एक बात हमने ये भी कही कि केवल संसद को हमने अधिकार दिया है उस मामले को सुलझाने के लिए। हम यानी उस मामले को न तो सुप्रीम कोर्ट सुलझा सकता है और न ही कोई अन्य न्यायालय, यानी कि अन्य न्यायालयों में या तो हाई कोर्ट हो सकता है या अन्य जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होते हैं वो इस मामले को नहीं सुलझा सकते। यानी सिंपल सी बात ये समझना, पानी से संबंधित मामले को सुलझाने की शक्ति संसद को हमने दी है। क्लियर? और ये कहता है कि इसी प्रावधान के अधीन संसद ने दो कानून भी बनाए। कौन से? यानी पानी से जल के बंटवारे से संबंधित मामला अगर उठता है तो उसके सुलझाने के लिए संसद ने दो कानून भी बनाए। एक तो बनाया था कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और एक बनाया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। यानी आगे मित्रों हम चर्चा भी करेंगे कि आपने भी सुना होगा कावेरी जल विवाद है, ठीक है, यानी कि जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच जो चल रहा है, तो उस मामले को सुलझाने के लिए भी संसद ने क्या बनाया था? विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण बनाए हैं। किस मामले को उपयोग करके? अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 को उपयोग करके इस एक्ट को प्रयोग करके संसद ने विभिन्न प्रकार के मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण की स्थापना की है। और आगे इसी के संदर्भ में देखो बात कही भी जाती है कि नदी बोर्ड अधिनियम अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण और विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना तो बनाया गया। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्यों के विभिन्न निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा उन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। यानी यहाँ पे बात कही जाती है कि नदी बोर्ड अधिनियम जो हमने चर्चा की अभी, कि संसद ने जल के बंटवारे के संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए दो कानून भी बनाए। एक तो बनाया नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और एक बनाया अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ठीक है। तो उसमें पहले की बात कही जा रही है कि जो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 संसद ने बनाया उसको अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों पर नियंत्रण के लिए या नदी बोर्डों की स्थापना हेतु इस एक्ट को हमने बनाया था। ठीक है। और ये कह रहा है कि नदी बोर्ड की स्थापना कौन कर सकता है? केंद्र सरकार कर सकती है। किसके कहने पर? राज्यों के कहने पर। ठीक है। यानी नदी बोर्ड अधिनियम का उपयोग करके नदी बोर्ड की स्थापना की जाती है। किसके माध्यम से? संसद नदी बोर्ड अधिनियम की स्थापना, यानी केंद्र सरकार नदी बोर्ड अधिनियम की उपयोग करके नदी बोर्ड स्थापना करती है और राज्य अगर कहेंगे तो ही वो इसकी स्थापना करती है। क्लियर? आई होप कि साथियों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। और दूसरी देखो जो हम चर्चा कर रहे थे, कौन सा? कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, जिसके माध्यम से जल के बंटवारे से संबंधित कोई भी मामला उठता है तो उसको सुलझाने के लिए हमने एक कानून बनाया है। तो उसी के संदर्भ में बात कही जाती है। क्या कहते हैं? कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को अंतर्राज्यीय नदी तथा नदी घाटी के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी न्यायालय की गठन की शक्ति प्रदान करता है। यही बात मैंने आपको बताई थी मित्रों कि आर्टिकल 262 का उपयोग करेगी संसद, और संसद इसका उपयोग करके अंतर्राज्यीय जल विवादों को निपटाने के लिए, यानी अंतर्राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में विवाद उत्पन्न होता है पानी को लेकर के, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए, ठीक है, उस मामले को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार क्या करती है? केंद्र सरकार एक अस्थायी न्यायालय का गठन कर सकती है। ठीक है। और न्यायाधीकरण का अंतिम निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा, विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। यानी
हमने जो भी बात कही थी कि संसद अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम बनाई, संसद ने बनाया और उस अधिनियम के माध्यम से अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का उपयोग किया सरकार ने, और इसका उपयोग करके सरकार क्या करेगी, एक न्यायाधिकरण का गठन करेगी। ठीक है, और उस न्यायाधिकरण को ये शक्ति होगी कि वो जो उन राज्यों के बीच जो विवाद चल रहा है ना पानी को लेकर के, मान लीजिए जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि कावेरी जल विवाद है चल रहा है अभी भी, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है, ये 3 राज्य, इन तीनों के बीच विवाद चल रहा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है हमने कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का हमने गठन किया है। ये न्यायाधिकरण जो भी निर्णय देगा वो निर्णय क्या होगा, वो निर्णय अंतिम होगा। यानी इस न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दे दिया, जो डिसीजन दे दिया कि कितना प्रतिशत पानी किस राज्य को मिलेगा, अगर इस न्यायाधिकरण ने निर्णय दे दिया ना तो वो निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। यानी वो निर्णय उसने दे दिया तो वो एक जो बात करते हैं हम पत्थर की लकीर हो गई, यानी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, सभी राज्यों को उस निर्णय को मानना पड़ेगा। क्लियर। आगे कहते हैं कि कोई जल विवाद जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसे किसी न्यायाधिकरण के अधीन हो, सुप्रीम कोर्ट अथवा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। यही बात तो हमने कही थी कि उस मामले को केवल और केवल संसद के माध्यम से कानून बना करके सुलझाया जाता है, सरकार उस मामले को सुलझाती है, और उस मामले पर कोई भी कोर्ट जो होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या अन्य कोर्ट हो, उस मामले को नहीं सुलझा सकते। ठीक है, यानी वो मामला उन कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता, यानी उनके अधिकार क्षेत्र से वो बाहर होता है। क्लियर। सिंपल सी बात यहाँ तक कि मैंने आपको ये बताई है कि जो भी मामला पानी से संबंधित उठेगा उन मामले को संसद सुलझाएगी, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 का उपयोग करेगी और उसके माध्यम से एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा। वो न्यायाधिकरण उस मामले को सुलझाएगा, जो भी उस न्यायाधिकरण के द्वारा निर्णय दिया जाएगा, डिसीजन दिया जाएगा, वो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, उनके पास कोई भी प्रकार का विकल्प नहीं बनता। क्लियर। तो ये तो मित्रों हमने किसकी चर्चा कर ली, आर्टिकल 262 की। और आर्टिकल 262 किसके लिए चर्चा की, जल विवादों को सुलझाने के लिए। क्लियर। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों अंतर्राज्यीय परिषदों की। आर्टिकल 263 की अब हम चर्चा करेंगे, और ये भी विभिन्न राज्यों के बीच किसी प्रकार का कोई मामला उठता है तो वो उस मामले को सुलझाने के लिए यहाँ हम पावर देंगे राष्ट्रपति को, कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का वो गठन करेंगे और उस काउंसिल के माध्यम से, यानी उस परिषद के माध्यम से उस मामले को सुलझाया जाएगा। तो साथियों क्या बात कही जाती है यहाँ पे, देखो सुने। कहता कि आर्टिकल 263 राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। क्लियर। इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय यह महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्यों और इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित कर सकता है। सिंपल सी बात, क्या बात की जाती है, राज्यों के मध्य या केंद्र और राज्यों के मध्य क्या विभिन्न, यानी 2 या 2 से अधिक राज्य है, मान लीजिए, उनके मध्य कोई विवाद उठता है जो कि जल से संबंधित नहीं है। जल विवाद अगर होगा तो आर्टिकल 262 के माध्यम से उसको सुलझाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे मित्रों जल विवाद नहीं है, यहाँ पे मामला दूसरा है। उसी के संदर्भ में कही जाती है कि राज्यों के मध्य में उठता है विवाद, या मान लीजिए केंद्र की सरकार और विभिन्न प्रकार की राज्य की जो सरकारें हैं उनके बीच समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। किसके माध्यम से, राष्ट्रपति के माध्यम से। यानी राष्ट्रपति को मान लीजिए यह महसूस होता है कि एक परिषद का गठन आवश्यक है तो वो ऐसी परिषद का गठन करेगा। क्लियर। और जो परिषद है, अंतर्राज्यीय परिषद, उसके जितने भी कर्तव्य होंगे, ठीक है, संगठन, वो कैसे काम करेगी अंतर्राज्यीय परिषद, वो सभी निर्धारण करने का अधिकार किसको होगा, राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति बताएंगे कि हाँ इस परिषद को इस प्रकार से काम करना है, इसकी ये शक्तियाँ होंगी, इसके ये कर्तव्य होंगे। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। तो आर्टिकल 263 देखो मित्रों क्या बात कहता है, कहता है कि आर्टिकल 263 निम्न अनुसार उसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है। यानी आर्टिकल 263 अब बता रहा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद होगी उसके कौन कौन से कर्तव्य होंगे, उसकी बात बताई जाती है। कि कहता है पहला कि राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और ऐसे विवादों पर सलाह देना। यानी इंटर स्टेट काउंसिल, यानी अंतर्राज्यीय जो परिषद है जो हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिकल 263 में, उसका काम क्या होगा। पहला काम तो बता रहे हैं कि उसका काम होगा राज्य के मध्य कोई भी विवाद उत्पन्न होगा उसकी वो जाँच करेगा। ठीक है। उसकी जांच करने के बाद उस विवाद को सुलझाने के लिए वो क्या देगा, सजेशन देगा कि इस मामले को, इस विवाद को हम कैसे सुलझा सकते हैं। पहली बात। दूसरी कि उन विषयों पर जिनमें राज्यों तथा केंद्र तथा राज्यों का समान हित हो, अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना।
यानी कोई भी विषय हो गया, यानी कोई भी मामला हो गया और उस मामले पर सभी का हित है, यानी सभी का उस मामले में इंटरेस्ट है, राज्यों का भी है, केंद्र का भी है और विभिन्न प्रकार के, यानी एक राज्य हो गया या अन्य राज्यों का भी है, तो उस मामले पर भी वो अन्वेषण करेगा, यानी उस पर गहन विचार करेगा, विचार विमर्श करेगा, साथ ही उसके बाद वो सलाह देगा। और यहाँ पर भी देखो क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि परिषद किसी विवाद, चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी, उसका वो निष्पादन कर सकती है। ठीक है, किंतु इसका काम जो होगा वो सलाहकारी होगा, न कि न्यायालय की तरह अनिवार्य रूप से मान्य निर्णय। यानी अभी जो मित्रों मैंने आपको बात बताई थी आर्टिकल 262 में कि हमने अंतर्राज्यीय जल विवादों को सुलझाने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया, और उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, उसके माध्यम से हम एक न्यायाधिकरण का गठन करेंगे, और उस न्यायाधिकरण ने जो निर्णय दे दिया, जो डिसीजन दे दिया, वो सभी राज्यों को मानना पड़ेगा, यानी वो निर्णय बाध्यकारी होगा। ये तो हमने बात की थी आर्टिकल 262 में, लेकिन यहाँ तो बात कुछ और आ रही है आर्टिकल 263 में कि जो अंतर्राज्यीय परिषद होगी, उस परिषद ने उस मामले को सुलझाने के लिए जो भी सलाह दी है, जो हमने अभी चर्चा की थी कि वो विभिन्न प्रकार का कोई भी विषय से संबंधित कोई मामला होगा उसको अन्वेषण करेगा, विचार विमर्श करेगा, तो उस मामले को सुलझाने के लिए जो भी उसने सजेशन, जो भी वो सजेशन देगा, जो भी वो सलाह देगा, वो केवल और केवल सलाह होगी, यानी वो एक निर्णय नहीं होगा, यानी वो ऐसा नहीं होगा कि उसको मानना ही पड़ेगा, वो केवल एक सलाह है, उसने केवल एक सलाह दी है, उसने निर्णय नहीं दिया, सरकार उस निर्णय को, उसकी सलाह को माने या न भी माने। क्लियर। और साथियों आगे बात की जाती है कि आर्टिकल 263 के उपरोक्त उपबंधों के तहत राष्ट्रपति द्वारा निम्न परिषदों का गठन किया जा चुका है। यानी अब यहाँ पे बात बताई जाती है कि आर्टिकल 263 का उपयोग करके राष्ट्रपति ने अन्य प्रकार की काउंसिल जो है उनका गठन भी किया है। तो बात बताई जाती है कैसे कि केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, इसका गठन किया जा चुका है, केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद, और बिक्री कर हेतु उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 4 क्षेत्रीय परिषदें भी हमने जो है इस अंतर्राज्यीय परिषद का उपयोग करके, यानी आर्टिकल 263 का उपयोग करके हमने इस विभिन्न प्रकार की परिषदों की स्थापना की है। सिंपल सी बात है, आर्टिकल 262 जो होगा मित्रों जल विवादों को सुलझाने के लिए होगा, और आर्टिकल 263 होगा जल विवादों के अलावा केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी मामला, कोई भी विवाद उठता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए हम क्या करेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करेंगे आर्टिकल 263 का उपयोग करके, और वो परिषद सलाह देगी, उस सलाह के आधार पर उस मामले को हम सुलझाएंगे। क्लियर। अब साथियों हम चर्चा करते हैं, अभी हमने चर्चा की कि अंतर्राज्यीय परिषद मामले को सुलझाएगी, तो आखिर अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, ठीक है, कितने इसमें सदस्य होते हैं, उन सभी की चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, यानी हम अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना कैसे करेंगे, तो उसकी हम चर्चा अब कर रहे हैं। कहते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग ने संविधान के आर्टिकल 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सुझाव दिए थे। सरकारी आयोग किस में था, पिछला जो लेसन हमने डिस्कस किया आर्टिकल लेसन नंबर 14 केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था, और उसमें विभिन्न प्रकार के आयोग और विभिन्न प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के जितने भी डिफरेंट टाइप के जो कमीशंस थे, जितने भी कमेटियाँ आई, यानी सरकारी आयोग हो गया, राजमंडार समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, पूछी आयोग, इन सभी के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेसन्स की वीडियो नहीं देखी है, अलग से केंद्र राज्य संबंध के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसमें जाइएगा, 4 उसकी वीडियो बनी थी, आपको उसमें वो मिल जाएगी। क्लियर। तो डिटेल से आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और वापस यहाँ पे वही बात सरकारी आयोग की आ रही है कि सरकारी आयोग ने एक सजेशन दिया था क्या, कि आर्टिकल 263 का आप उपयोग करो, और उसका उपयोग करके आप क्या करो, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करो, ताकि कोई भी मामला अगर केंद्र और राज्य के बीच विवाद उठता है उसको हम सुलझा सकें। तो सरकार ने मित्रों उस समय क्या किया, इस आयोग की, सरकारी आयोग की सिफारिश को सरकार ने मान लिया। उस समय सरकार थी वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, और फिर सरकार ने 1990 में इसका उपयोग करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया। ठीक है। पहले किस आयोग ने सिफारिश की थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सरकारी आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की, और इसकी सिफारिश को सरकार ने माना, और सरकार ने सिफारिश को मान करके अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर दिया। ठीक है। अब ये तो हमने चर्चा कर ली कि कैसे इसकी स्थापना हुई। अब ये चर्चा करते हैं कि इसमें सदस्य कितने होते हैं, अध्यक्ष कौन होता है। तो चर्चा करते हैं। पहला कहता है कि अध्यक्ष जो होगा वो कौन होगा, प्रधानमंत्री। क्लियर। अंतर्राज्यीय परिषद है, और इसके जो प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर।
अब सदस्यों की चर्चा करें तो इसमें कौन कौन से होंगे? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे भारत में 28 राज्य हैं, उसके यहाँ पे सीएम आएंगे। और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, यानी दिल्ली और पुडुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे विधानसभा है, तो इन केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। फिर ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहाँ प्रशासक है, यानी जहाँ पे विधानसभा नहीं है और वहाँ प्रशासक के माध्यम से सरकार चलाई जाती है, वो इसके सदस्य होंगे। जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ के राज्यों के राज्यपाल इसमें शामिल होंगे। किसमें? अंतर्राज्यीय परिषद में। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री के द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री भी शामिल होगा। यानी कौन कौन शामिल हुआ? प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीएम हो गया सभी राज्यों के। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ विधानमंडल है, वहाँ के सीएम हो गए। जहाँ केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ विधानमंडल नहीं है तो वहाँ के प्रशासक हो गए। राष्ट्रपति शासन अगर कहीं पर लगा हुआ है राज्य में तो वहाँ के राज्यपाल हो गए। और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्री भी स्पेशली तौर पर शामिल होगा। क्लियर। और आगे बात कही जाती है कि परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित 5 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। यानी ये कह रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जो अंतर्राज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं, वो 5 कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री भी हो सकते हैं, उनको वो मनोनीत करेंगे और इस मनोनयन के आधार पर इस परिषद के वो सदस्य हो जाएंगे। ठीक है। और आगे कहते हैं कि यह परिषद अंतर्राज्य, केंद्र राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित विषयों पर संस्तुति करने वाला निकाय है और इसके विस्तार पूर्वक कार्य निम्न है। यानी वही बात मैं बता रहा हूँ कि अगर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, अगर केंद्र की सरकार या राज्य के बीच विवाद उत्पन्न होता है, या केंद्र की सरकार या और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र की सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कोई इन दोनों के मध्य विवाद, कोई भी मामला उठता है, तो उसको सुलझाने के लिए ये अंतर्राज्यीय परिषद क्या करेगी? केवल और केवल सजेशन देगी। ध्यान रखना, केवल और केवल सजेशन देगी, ये निर्णय नहीं देगी। नहीं, इसके सजेशन जो दिए जाएंगे वो बाध्यकारी होंगे। ठीक है। कार्यों की चर्चा करते हैं। कहता है कि इसके कार्य क्या होंगे? ऐसे विषयों पर अन्वेषण तथा विचार विमर्श करना जिनमें राज्यों अथवा केंद्र के साझा हित निहित हो। बिल्कुल है। अगर राज्य और केंद्र का उसमें निहित है, यानी हित अगर निहित है, यानी इंटरेस्ट उसमें लगा हुआ है, तभी तो कोई मामला उठेगा। और ये परिषद क्या करेगी? काउंसिल क्या करेगी? ऐसे मामलों पर विचार विमर्श करेगी, उनका अन्वेषण करेगी, यानी इन्वेस्टिगेशन उनका करेगी और उसके इन्वेस्टिगेशन करके वो सजेशन देगी। दूसरा काम, इन विषय पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय पर संस्तुति करना, यानी ये ऐसे सलाह भी देगी कि कैसे हम राज्यों के बीच और केंद्र या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कैसे हम बेहतर कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं। ठीक है। तो उसका भी एक इन्वेस्टिगेशन करके, विचार विमर्श करके वो सलाह देगी। तीसरा बात कही जाती है कि ऐसे दूसरे विषयों पर विचार विमर्श करना जो राज्यों के सामान्य हित में हो और अध्यक्ष द्वारा इसे सौंपे गए हों। यानी जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसके जो अध्यक्ष पीएम के द्वारा राज्य को कोई भी काम सौंप दिया गया है तो उस पर भी विचार विमर्श करेगी ये हमारी इंटरस्टेट काउंसिल यानी अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है। और नेक्स्ट बात ये कही जाती है कि परिषद की एक वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। इसकी बैठकें पारदर्शी होती है और प्रश्नों पर निर्णय एकमत से होता है। यानी इंटर स्टेट काउंसिल जो है, अंतर्राज्यीय जो परिषद है, उसकी बैठक एक साल में कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए। ठीक है। यानी प्रत्येक 4 महीने में कम से कम 3 बैठकें तो उसकी होनी चाहिए। एक साल में 3 बैठकें उसकी होनी चाहिए और बैठकें जो होगी वो ट्रांसपेरेंटली होगी, यानी पारदर्शी तरीके से, एक निष्पक्ष तरीके से वो बैठकें होगी। और प्रश्न पर निर्णय अगर लिया जाएगा, डिसीजन कोई भी लिया जाएगा तो सभी के मत से, यानी एक मत, यानी सभी लोगों का, सभी सदस्यों का उसमें एक मत हुआ तभी निर्णय लिया जाएगा, नहीं तो निर्णय नहीं माना जाएगा। आगे कहते हैं कि परिषद की स्थायी समिति भी होती है। यानी अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसकी एक समिति, कमेटी भी होगी परमानेंटली। साथ ही परिषद के सहायतार्थ हमने एक सचिवालय भी गठन किया है जिसे अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय भी कहते हैं। यानी एक तो परिषद में बैठकें होगी एक साल में कम से कम 3 बैठकें निष्पक्ष तरीके से होगी। बैठक पर निर्णय लिया जाएगा एक मत से, यानी सभी का मत एक हुआ, यानी मान लीजिए 10 सदस्य हैं, 10 ने हाथ भर दी तभी निर्णय लिया जाएगा। 10 में से एक भी सदस्य ने मना कर दिया तो उस निर्णय को नहीं माना जाएगा। क्लियर। साथ ही कहते हैं कि इसकी एक स्थायी समिति भी होगी जो क्या करेगी, इसको सहायता प्रदान करेगी। साथ ही इसकी सहायता करने के लिए हमने एक सेक्रेटरीट, एक सचिवालय बनाया अंतर्राज्यीय परिषद के सहायता के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय कहा जाता है। क्लियर।
तो साथियों, ये हमने आज चर्चा की आर्टिकल 262 और आर्टिकल 263 की, जिसमें आर्टिकल 262 में हमने जल विवादों को सुलझाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा, उसकी चर्चा की। आर्टिकल 263 में केंद्र सरकार या राज्य दोनों के बीच मामला उठता है, या केंद्र शासित प्रदेशों के मामला, इनके बीच अगर कोई विवाद उठता है, उस मामले को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करेंगे। तो ये आर्टिकल 263 में चर्चा की। और न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा संसद के माध्यम से। तो इन दोनों अनुच्छेदों की हमने चर्चा की। आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डिटेल से हम एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है, और पूरी कंप्लीट इसमें 80 लेसन है, तो 80 लेसन हम इसके पूरे डिस्कस करेंगे, यानी पूरी बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साथियों, आज हम यहीं स्टॉप रखते हैं। आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य की, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आपको कोई सामान बेचना है तो क्या उस पर सरकार टैक्स लगा सकती है, ठीक है, क्या उस पर कोई प्रतिबंध लगता है, उन सभी की डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर बाद में हम चर्चा करेंगे पूर्वोत्तर परिषदों की, जिसको कि हमने पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के माध्यम से बनाया है। बाद में चर्चा करेंगे क्षेत्रीय परिषदों की, जिसको कि हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से बनाया है। तो डिटेल से हम इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेसन में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।